तो हम लोग आज सबसे पहले ये देख लें कि हमको करना क्या है इस पूरे 100 दिनों में। मैं मान के चल रहा हूं कि ये पेपर नवंबर के लास्ट वीक में हो जाएगा। अभी कल जो सूचना मुझे मिली है, सच बात है ये, मेरे पास जो मैसेज जहां से भी मैं पता करता हूं, तो आयोग ने अभी जो मांग रखी है मेन एग्जाम कराने की, वो यही रखी है कि नवंबर के लास्ट वीक में उसको सेंटर दे दिया जाए। हमारा उद्देश्य रहेगा कि 20 नवंबर तक हम सब तैयार कर लें। 20 नवंबर के बाद हमारा पेपर कभी भी हो जाए तो हम कहें ठीक है, लाओ पेपर हम लिख दें, है ना। और काफी समय है इसमें। बस एक काम करना है, अगर आपको आरओ पे फोकस करना है कि आरओ में सिलेक्शन लेना है, जैसे बहुत सारे लोग हैं आरओ प्री हो गया, अब चलो एक पीसीएस प्री और ले लेते हैं, ऐसे होते हैं ना। और फिर एक बिहार वाला आएगा तो एक बिहार का प्री और निकाल लेते हैं। कुछ नहीं होगा, इतना आप उलझे रहेंगे तो लकीली कहीं कुछ हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो होता होता नहीं है, जब तक आप किसी एक पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो आपको करना ये कि जितने लोगों का आरओ प्री हो रहा है, जैसे आप लोग हैं हो रहा है, निश्चित हो रहा है, तो उन लोगों को आरओ पे ज्यादा फोकस करना है। पीसीएस देना है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि पीसीएस नहीं देना है, लेकिन पीसीएस उसी तरीके से देना है कि आरओ हमारा हर हाल में हो रहा है, पीसीएस हमारा सेकेंडरी एग्जाम है। ये नहीं कि हम पीसीएस भी ले ले यार, वो तो पीसीएस है। अरे पीसीएस है, मेंस आपका तैयार है क्या? अगर मेंस बिल्कुल लिखा रखा हुआ हो, लगे कि हाँ बस हम स्टार्ट करेंगे और बस तुरंत हमारा मेंस खत्म नहीं होगा कि रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा, तो अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा ज्यादा ऊर्जा लगा के देंगे। अब इसमें हमको 100 दिनों में करना क्या है, आज हम यही बात करेंगे। सिलेबस को अगर हम देखें कि सिलेबस इसका है क्या, तो यहां पर ये आपका सिलेबस है, इसको बहुत सही से समझिएगा। ये जो समझ गए जितने लोग, बस समझ लीजिए कि उनका काम बहुत आसान हो जाएगा। एक आपका ये वाला पेपर, और यहां पर दो पेपर हैं, एक 100 का और एक 60 का। एक 100 नंबर का है, 100 मार्क्स का, और 60 का, तो 120 ये, और ये 180 मार्क्स का आपका जो पेपर है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है। और ये कौन सा पेपर है जिसको आप पढ़ चुके हैं। टोटल ये 400 अंकों की परीक्षा है, इसमें से आपको 180 निकाल देना है, तो ये आपका आएगा 220। ये आपको और हमको तैयार करना है। कुछ लोग इसको बिल्कुल छोड़ देंगे, वो भी गलत करेंगे। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अब 180 नंबर का तो हो गया, तो इसको पढ़ना बंद कर देते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, हिंदी 2 नंबर की एक एक क्वेश्चन इसमें होगा। 5 टॉपिक है, विलोम है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य वर्तनी शुद्धि, और तद्भव तत्सम, और एक टॉपिक कौन सा बचा, विशेष विशेषण। पर्यायवाची नहीं है मेंस में। एक सवाल गलत होने पे 2 नंबर कटेंगे और 0.66 मार्क्स और ले जाएगा। 2 सवाल अगर गलत हो गए तो आप कॉम्पिटिशन से ही बाहर हो गए। तो इस पे भी आपको ध्यान देना है, हर हाल में देना है। हाँ, वहां पे भी 1/3 ही होता है, लेकिन हिंदी हिंदी में 30 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 60 मार्क्स का 30 ही क्वेश्चन तो होता है। 5 सेक्शन, हर सेक्शन से 5 क्वेश्चन, 6 पंचे 30, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का। जीएस एक ही नंबर का होता है, हिंदी 2 नंबर का हो जाता है। आरओ एग्जाम इस पूरे भारत में एक ऐसा एग्जाम है, पूरे भारत में कंडक्ट होने वाला, जो हिंदी के पक्ष में है ना। आप उस दिन हमसे बात कर रहे थे कि हिंदी में ऐसे कैसे लिखेंगे, आप ही तो कर रहे थे, क्योंकि इधर कई लोग आए हैं तो आप ही कर रहे थे। ये पूर्णतः हिंदी के पक्ष में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको जो हिंदी मीडियम पढ़े वो सेलेक्ट हो जाएंगे। अंग्रेजी मीडियम वाले स्ट्रेटेजी के तहत सारा कुछ सही से पढ़ के सेलेक्ट हो जाते हैं। हिंदी वाले इसमें रहते हैं, हमें हिंदी आती है, और कुछ लोग हिंदी में इतना उलझ जाएंगे कि वो चौपट कर देंगे। जैसे हिंदी प्रीलिम्स में भी हुआ है, मैं हमेशा रोकता रहा, संधि समास लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। लोगों ने वहां संधि समास और पता नहीं क्या क्या लगा दिया, गलत कराया क्वेश्चन। अब आते हैं तो बताते हैं सर मेरे 6 गलत हो गए, मेरे 7 गलत हो गए, 8 गलत हो गए, आके बता रहे हैं। तो ये सब बहुत उलझना नहीं है, छोटा सा सिलेबस है। तो एक काम ये, सबसे ज्यादा यहाँ पे मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सबसे ज्यादा 100 मार्क्स के सिलेबस में सबसे ज्यादा यहाँ मेहनत करनी है। यहाँ पर अभ्यास बहुत ज्यादा करना है। निबंध सब लोग लिख लेते हैं, जैसे इनका चैलेंज था, इनका चैलेंज ये है कि सर मैं इंग्लिश में लिखता आया हूं, तो हिंदी में मैं कैसे लिख पाऊंगा। सही चैलेंज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चैलेंज ये इसलिए नहीं रह जाता है क्योंकि यहां पर आपको मैं बताऊं, यहां पर आपको बहुत कम पढ़ना है।
जब निबंध का जब मैं एलोबरेशन करूंगा तो आपको मैं निकाल के रख दूंगा कि आपको 18-20 टॉपिक पढ़ने हैं, और इतनी कैपेबिलिटी, इतनी कैपेसिटी सब में है कि 18-20 निबंध की वोकाबुलरी, 18-20 निबंध का कंटेंट हिंदी, अंग्रेजी, किसी भी, उर्दू में भी तैयार कर लोगे आप लोग। और क्योंकि हिंदी हम लोग बोलते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं, तो इतना आसान है हमारे लिए, बस थोड़ा बहुत ध्यान देना है। तो अब यहाँ पर हम स्ट्रेटेजी बनाए, अगर जैसे आपसे कोई कहा जाए कि इसका, कोई पूछे आपसे कहा जाए कि आधार इसका क्या होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तैयारी का आधार ये होना चाहिए कि जो जीएस और हिंदी ऑब्जेक्टिव आपकी है, यहां पर आप टारगेट लगभग रखें जीएस में 75 क्वेश्चन, 120 में रखना है, 140 नहीं है यहां। और यहां पे आप रखिए, दैट इज, बात समझ में आई? यहाँ पे ये मार्क्स तो इतने ही हो जाएंगे। इसको अगर आप 80 तक ले जा सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ले नहीं जा पाएंगे। 140 में 75 करने में हालत खराब है ना? तो 120 में, हाँ हाँ, अब होता है या नहीं होता है, आसान आएगा तो सबके लिए आसान आएगा, और कठिन आएगा तो सबके लिए कठिन आएगा। लेकिन टारगेट, एक चीज मैं और बताऊं आपको, आप लोग कई बार स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो आप लोग टारगेट, आपको बताया था बहुत हाई रखो, ये भी बड़ा गलत होता है। कैसे? जैसे आपने जीएस में रख लिया टारगेट 80 से ऊपर, तो आपने जो पूर्णांक आपको लाना है उसमें 80 तो यहीं से मान लिए कि अब 80 तो हमको यहीं से ले आने, तो दूसरी जगह आप थोड़ा थोड़ा, तो हमेशा मैं कहता हूं कि वही टारगेट रखिए जो अचीव कर सके। अचीवेबल टारगेट जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। जैसे आप अचीव कर लेंगे 75 तो आप ले आएंगे, 75 ले आएंगे, और इसको बिल्कुल नोट करिए, आपकी इतना लाना है, 75 प्लस लाना है, और हिंदी में 60 में 60 लाना है, आ जाएगा, इसमें कुछ होता नहीं। यहाँ पर अगर आप एक भी गलती करेंगे तो ये अक्षम्य अपराध आपका होगा। इससे ज्यादा टारगेट रखने की जरूरत नहीं है। यहां मैंने फुल रखा ना, यहां पे मैं आपसे नहीं कहूंगा कि 75 से ऊपर आप 85-90 का टारगेट रखो। अब आते हैं हम आलेखन पे, हिंदी आलेखन, हिंदी वाला ये आलेखन वाला पेपर है। तो आलेखन वाला पेपर आपका 100 नंबर का होगा, यहाँ टारगेट हमारा 70 रहेगा, ये भी अचीव हो जाता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 70 तक ये आ जाता है। और फिर हमारा अगला पेपर होगा निबंध का, और यहां पर 120 नंबर के पेपर में हम टारगेट 80 रखेंगे। अच्छा टारगेट है, काफी बढ़िया टारगेट है, क्योंकि 150 में लोगों का जो आता है वो 100 नंबर से ऊपर लाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। आपका कम आया था, है ना? तो और कोई बता रहा था उस दिन की उसकी हिंदी में ही नहीं नंबर आ रहे हैं, नहीं तो फाइनल सिलेक्शन हो जाए। 80 ये अच्छा टारगेट है, जिसको आप कम मत समझिएगा। 80 का मतलब हो गया 26-27 नंबर हर एक हिस्से में पाना। 40 नंबर में, 40 नंबर का एक हिस्से होगा, और 40 नंबर में आपको पाना है कम से कम कितना, 26-27 नंबर। तो ये छोटा टारगेट नहीं है, ये काफी अच्छा टारगेट है। तो 80 ये ले लेंगे। अब जरा इसको आप कैलकुलेट करिए, तो इधर तो 400 हो गया, इधर जोड़िए, तो 80 और 70 150 और 60, ये 60 है, ये 75, इसको आप 75 ही जोड़िए। तो 80 और 70 150 और 60 210 और 75 285। ये कई बार 282 84 80 ऐसे वो गया है, कट ऑफ गया है मेंस का। आपको कम से कम टारगेट इतना रखना है। हालांकि मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, प्रेशर नहीं लेना है, इससे कम पे सिलेक्शन हो जाएगा। ये टॉपर्स के मार्क्स हैं, 285 400 में लाना है, कट ऑफ कम जाएगा। 2021 का कट ऑफ 200 257 मिनिमम था, 265-70 के आसपास में। हाँ, टॉपर्स का मार्क्स है ये। तो हमेशा जो हम टारगेट रखेंगे वो किसका रखेंगे भाई? टॉपर्स आप ही लोगों में से तो आएंगे, टॉपर्स कहीं अलग से थोड़ी ना आएंगे कि लाके खड़े कर दिए गए। ऑनलाइन भी आज लोग देखो नहीं है, 2 ही लोग हैं, मतलब 5-7 लोग हैं इसमें, लेकिन 2 ही लोग हैं। सब सुस्त, एक्चुअली पहला दिन है, हमारी भी गलती, हम बता नहीं पाए ना। चलिए कोई बात नहीं, आज हम ऐसी बातें करेंगे जिसमें बाद में भी लोग देख सकें। वैसे इसमें रहते तो क्वेश्चन करते, दिवाकर आप जो भी पूछना हो हमसे पूछ लीजिए मैसेज करके। तो ये टॉपर के मार्क्स हैं, ये जो टॉपर्स होंगे, टॉप 10 लोग होंगे, उनके आसपास के मार्क्स है। लेकिन आपको यही रखना है, और ये सब आप अचीव कर लेंगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। सामान्य सा छोटा सा सिलेबस है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, सब लोग आप जानते भी हैं उसको, और मैं सरलीकृत करके दिखाऊंगा, तो आपको लगेगा कि ये वास्तव में इतना हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत
नहीं है। ठीक है, तो ये आपका टारगेट हो गया, जो टारगेट आपको लेके चलना है, ये आपका टारगेट है। सब अभी हम सब बता रहे हैं, एक एक चीज, सारी चीजें ओपन करके आपके सामने रखते हैं। सिलेबस एनालिसिस सबसे पहले हम करेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है। कंटेंट हम पूरा आपको देंगे, सिलेबस एनालिसिस हम कर रहे हैं, ये चल ही रहा है। कंटेंट हम पूरा आपको देंगे, आलेखन का, एस्से का। आपको कोई भी निबंध में बाजारू सामग्री नहीं पढ़नी है। निबंध के लिए आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं। जनसत्ता पेपर आपको इधर फॉलो करना होगा, आपको भी जनसत्ता पेपर यहां भी आता है, जनसत्ता पेपर नोट कर लीजिए। जनसत्ता पेपर के ऐसे सीधे सीधे आर्टिकल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, और उसमें क्योंकि थोड़ा सा जो अप्रोच होता है वो एनालिटिकल अप्रोच होता है, थोड़ा सा आलोचनात्मक लिखते हैं वो लोग, तो वो काम भी आ जाता है। लगभग मैं भी फॉलो करूंगा आपके क्लास में। मैं जनसत्ता का आर्टिकल आपको नहीं पढ़ाऊंगा, उस आर्टिकल के, जैसे वो आर्टिकल आया किसी उस पर, तो उसके आधार पर मैं आपको ऐसे कराऊंगा। जैसे आज ही एक आर्टिकल बड़ा अच्छा था, मैं घर पे था, मैं घर पे भी जनसत्ता ही मंगाता हूँ। घर पे दो पेपर आते हैं, तो एक जनसत्ता आता है, एक टाइम्स ऑफ इंडिया। तो जनसत्ता में मैंने देखा कि एक आर्टिकल बड़ा बढ़िया आज था, अभी मैं उसको पढ़ नहीं पाया हूँ, यहाँ भी है, मैं देखूंगा उसको। तो मैं क्या करूंगा, आप लोग उसको पढ़ के आएंगे, और आप लोग हमको बता भी देंगे कि सर मुझे लग रहा है कि ये निबंध तैयार होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे। ये बैच पढ़ाने से ज्यादा ओपन डिस्कशन का होगा। ये चीज जान लीजिए आप लोग। जैसे ये तो इसमें पढ़ के आई, तो इन्होंने कहा कि ये सर हमने पॉइंट आउट किया है, ज्यादा नहीं करना है, 10-15 पॉइंट लिखने हैं, एक हिस्से का मतलब ये है। तो हमने यहाँ पे बात कर ली, कुछ नीरज ने बताया, कुछ आपने बताया, कुछ ऑनलाइन दिवाकर ने बताया, कुछ कोई खुशबू ने बताया, कुछ आंचल ने बताया, और ऐसे ऐसे क्या हुआ, पूरा एक डिस्कशन हो गया। और उसी को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे समराइज करके, ऑर्गेनाइज करके आपको दे दूंगा। तो ऑर्गेनाइज वे में चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है, इस तरीके से आंसर राइटिंग ही ये पेपर पास कराएगा। इसमें केवल अगर बात की जाए कि सिलेक्शन कैसे होगा, ये भी आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, आपको खुद भी आता है। कंटेंट भरा पड़ा है पूरे मार्केट में। यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि किस पर विश्वास किया जाए। एक बुक उठाओगे, लेटर में दाहिने लिखा होगा वही चीज, दूसरी बुक आप उठाओगे बीच में लिखा होगा, और तीसरी बुक उठाओगे तो बाएं लिखा होगा, एक ही लेटर में। शासकीय पत्र के आपको कितने फॉर्मेट मिल जाएंगे। और दूसरी बात, तो आप कहोगे कि नहीं, मैं जाऊंगा उस पे, वेबसाइट पे, और शासनादेश डाउनलोड कर लूंगा। विभागवार अलग अलग मिलेगा, गृह मंत्रालय का लेटर अलग टाइप का, और जब आप डिफेंस में पहुंचोगे तो वहां पे अलग मिलेगा, स्वास्थ्य वाला अलग तरीके से लिख रहा है। अब क्या हो, बड़ी बहुत कंफ्यूजन की स्थिति होती है। ये आपको नहीं करना है, कहीं कोई डिगिंग नहीं करनी है, कोई एक्सप्लोर नहीं करना है, कहीं की बात खोज रहे हैं, पूरा समय तो इसी में चला जाएगा, 3 महीने ज्यादा थोड़ी ना होता है। ये मैं जो दे दूंगा आपको, वो पढ़ना है, खत्म। अगर आपको कोई आपत्ति उस पर होती है तो मुझसे आप बात कर लीजिए। कंटेंट के मामले में आपको कहीं कुछ नहीं करना है, ये जान है इस पूरे, इसकी नहीं। यूपीएससी मेंस, पीसीएस मेंस, किसी भी एग्जाम का मेंस, आईआईटी जेई मेंस, जो आंसर राइटिंग सही से करता है, जैसे वहां पे प्रैक्टिस होती है, जो भी आंसर राइटिंग सही करता है, यहीं से आपका सिलेक्शन होता है। ये काम कोई भी करा सकता है, ये आपको खुद करना पड़ेगा, इसको आप ही करेंगे। इसमें इसमें कोई कुछ आपकी जगह पे नहीं कर सकता है। कंटेंट तो कोई भी आपके लिए ले आएगा, निकाल देगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हेल्प करते हैं, दोस्त का एग्जाम है तो लाओ हम नोट्स बना देते हैं, नोट्स तो बना देंगे, बड़ी अच्छी बात है, बना देते हैं। अरे मैं ऐसे ऐसे दोस्तों को जानता हूँ कि वो रात दिन नोट्स बनाते थे, दूसरा पका पकाया पढ़ता था, सेलेक्ट भी हुए हैं। और खास करके कई लोग जब वैसे होते हैं, मतलब तगड़े वाले रिश्ते में, तब तो ऐसा होता ही है बहुत बार। और खास करके महिला का जब होता है तो पुरुष वर्ग खूब नोट्स बनाते हैं, ये सब भी होता है। लेकिन आंसर राइटिंग सेलेक्ट होने के बाद कई लोग निभाते हैं, कई लोग छोड़ देते हैं, है ना। तो इसमें तो अलग अलग वो है, उसमें तो कोई वो नहीं। तो आंसर राइटिंग ये आप ही को करना पड़ेगा। हमारा सबसे ज्यादा जोर इसी पे रहेगा, सबसे ज्यादा जोर। इन 100 दिनों में मैं चाहूंगा कि आप सबके उंगलियों में निशान बने रहे, मिटे ना। कसम से बता रहा हूं, बस आप सेलेक्ट हो जाएंगे, और ज्यादा नहीं कह रहा हूं। इन 100 दिनों के बाद में आपको कोई भी पेपर किसी साल का दे दिया जाएगा। 2010 से ये पैटर्न है, 2010, 13, 14, 16, 17, फिर 16, और फिर 21, है ना। कोई भी दे दिया जाएगा आपको पेपर, आप फटाफट से लिख देंगे। इतने पेपर मैं आपके तैयार करा दूंगा, इतने ही हुए ही हैं इस पैटर्न पे। आपको भविष्य में जो आने वाला पेपर है वो भी इसी में मिल जाएगा, इसी से आएगा, क्योंकि इसमें आउट करने की जरूरत नहीं है, इतना छोटा सिलेबस है, सब आउट रहता है। इस पे सबसे ज्यादा जोर देना है।
और उससे बड़ी चीज ये है टाइम मैनेजमेंट, लेकिन जो इस पे जोर दे जाएगा इस पे, तो इससे टाइम मैनेजमेंट अपने आप निकल कर आ जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको, ये मान के चलिए। अब ये सारा सिलेबस हो गया, अब हम एक एक करके यहाँ पर चलेंगे। जैसे अब ये है तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, 120 प्रश्न होंगे, 120 नंबर का होगा, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। इसमें आपको वही टारगेट 80-85 के बीच में रखना है, 75 से ऊपर लाना ही है, बस इतना है। अब यहां पर हम आते हैं दूसरा पेपर। जो दूसरा पेपर होगा, अच्छा बहुत लोगों का प्रश्न है कि आरओ का एग्जाम कितने दिन चलता है? आरओ का एग्जाम 2 दिन चलता है। आरओ का एग्जाम 2 दिन चलता है। एक दिन में आपका जीएस और ये वाला पेपर होता है हिंदी आलेखन। सुबह जीएस होता है पहली मीटिंग में 9:30 से 11:30, और 2 बजे से 5 बजे के बीच में आपका हिंदी आलेखन का पेपर होता है। हिंदी आलेखन के 2 भाग होते हैं, एक खंड 1 होता है जिसमें डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है, बिल्कुल रटा होना चाहिए ये आपके दिमाग में, और एक दूसरा होता है खंड 2 जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ये वाला हिंदी। पहला पेपर आप दे रहे होते हैं, वो पेपर आप लिख रहे हैं, जैसे लास्ट के आधे घंटे बचते हैं उसके 10 मिनट पहले आपको, यानी 2 घंटे 20 मिनट बीतेगा, उसी बीच में आपको ओएमआर सीट डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, फिर पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है 30 क्वेश्चन का। आप वो पेपर फिनिश करते हैं और ये पेपर, लेकिन पहले नहीं दिया जाता है, बिल्कुल आधे घंटे पूरे होने के जस्ट पहले, फिर आप इसको ओएमआर सीट पे अपना बबल्स भर के, हाँ खंड 1 समझा रहा हूँ, पूरा समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये खंड 2 है, यहां पर आपका 30/30 टारगेट होना चाहिए, यानी कि 60 में 60। ये क्वेश्चन है आपके और ये आपके मार्क्स है, बात समझ में? अब खंड 1, सबसे ज्यादा काम हमको यहीं पे करना है, हिंदी आलेखन का जो खंड 1 है, ये खंड 1 है ना, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपके प्रश्न से शुरुआत होती है कि इस पे मार्किंग कैसे होती है, क्या है, ये सारी चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में पहला है गद्य अवतरण, दूसरा है टेबुलर फॉर्म, तीसरा है पत्र लेखन, चौथा है वोकैब और मुहावरे, और 5वां है कंप्यूटर। ये 5 है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, इसमें कोई वो ना हो कि सिलेबस क्या है याद ही नहीं है, बिल्कुल रटा हुआ सिलेबस। पहला क्वेश्चन 21 नंबर का पूछा जाता है, 3 नंबर का इसमें शीर्षक पूछा जाता है, 6 नंबर का सारांश पूछा जाता है, और 12 नंबर का 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या, यानी कि ये 3 में 4 गुणे 3 हो गया, ये सारांश 6 नंबर का, और ये 3, 6 3 9 और 12 21 नंबर। अब इनके प्रश्न पे आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसमें मार्किंग कैसे होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शीर्षक में सामान्यतः 2 नंबर दिए जाते हैं अगर ठीक ठाक शीर्षक आपने ठीक ठाक लिखा है, पूरे नंबर नहीं दिए जाते हैं। जो लोग बता देते हैं कि पूरे का पूरा मिल जाता है, ऐसा नहीं होता है। मार्क्स कटेंगे कहां, कटेंगे भी तो 100 में से 70 लाने में भी देखिएगा क्या हालत होगी। जो आपको लग रहा है अरे बड़ा सरल लगेगा, लेकिन जल्दी आता नहीं है, प्रैक्टिस से आ जाएगा। अगर ठीक ठाक लिखा है तो 2 अंक, लेकिन आपने ऐसा लिख दिया, कॉपी चेक करने वाला जो व्यक्ति होगा उसको आयोग एक प्रारूप उत्तर देता है, मॉडल आंसर जिसको कहते हैं। प्रारूप उत्तर में ये लिखा रहता है कि इसके मिलता जुलता, अगर 2/3 लगभग 70-80% इस चीज से मिलता जुलता आंसर व्यक्ति दे रहा है तो उसको ए ग्रेड के बीच में आप मार्क्स दीजिए। ए ग्रेड का मतलब है कि लगभग 60-70% मार्क्स दीजिए। ए प्लस का मतलब है 70% से ऊपर मार्क्स दीजिए। और कोई एक्सीलेंट है तो वो एक्सीलेंट है ही है, तो उसकी कॉपी पे रीचेक भी होती है कि भाई इसको इतने मार्क्स कैसे आ गए, 100 में 80 नंबर कैसे आ गए। आपकी कॉपी मान के चलिएगा कि 2 बार चेक होती है, एक एग्जामिनर चेक करेगा, उसके बाद में स्क्रूटनी के तहत दूसरे लोग चेक करते हैं, जिसमें मुख्यतः मार्क्स अंक जो आपको दिए गए हैं उनको जोड़ा जाता है, चेक किया जाता है, क्रॉस चेक किया जाता है कि कहीं कम ज्यादा तो नहीं दे दिए गए। कई बार उसमें मार्क्स कम भी किए जाते हैं, कई बार मार्क्स बढ़ाए भी जाते हैं, और कई बार इसी उसमें आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। कई कॉपियां वायरल हुई, वाली कॉपी, तो आप ये सारी चीजें जानते हैं, उसको इस मंच से बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ 2 नंबर। सारांश अगर ठीक ठाक आप लिख देंगे, ठीक ठाक मतलब एक जैसा चाहिए, सारे पैरामीटर्स आपने फॉलो किए, जैसे सारांश कितने शब्दों में लिखा जाता है? 1/3 में लिखा जाता है, मोटा मोटी 210 अगर शब्दों का आपको दिया गया है गद्यावतरण, तो सारांश आप लिखेंगे लगभग 70 शब्दों का। और लगभग 70 का मतलब ये नहीं कि 80 लिख दें, 68-67 शब्द से लेके 74-75 शब्द तक चलेगा।
इसके बाद अक्षम्य अपराध है। 5 से 10% ऊंच नीच हो गया तो काटिएगा नहीं, कोई आपका गला नहीं काटेगा। लेकिन अगर आप 80-85 शब्दों में लिख देंगे, मार्क्स कट जाएंगे। ये बड़ा छोटा सिलेबस है, बहुत कठिन सिलेबस इस मामले में है। यहाँ पे आप मान के चलिए कि आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे अगर अच्छा लिखेंगे। रेखांकित अंशों की व्याख्या 3। हर एक रेखांकित अंश की व्याख्या उस रेखांकित अंश में दिए गए शब्दों में कम से कम 3 गुना शब्द और आप जोड़ेंगे। अभी मैं दिखा रहा हूं, चिंता मत करें। जैसे दिया है कि भारत का प्राचीन गौरव विभिन्न सांस्कृतिक कुछ विरासत के कारण हमेशा अमर रहा है, कुछ ऐसा एक लाइन दे दिया। अब इसकी व्याख्या कैसे करेंगे ये भी मैं बताऊंगा आपको। लोग उसी लाइन की व्याख्या करते हैं, कभी भी उस लाइन की व्याख्या नहीं करनी होती है। तो आप कहेंगे कि कह तो यही रहा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करो। अच्छा यार, एक लाइन की व्याख्या कोई कैसे करेगा? जैसे मैं कहूं कि मैं जा रहा हूं, अब इसकी व्याख्या आप कैसे करोगे? अब आपको पता है पहले से कि मैंने बता रखा है कि मैं दिल्ली जाने वाला हूं, और आपको यह भी पता है कि मैं दिल्ली क्यों जाने वाला हूं, और फिर आपको यह भी पता है कि मैं कब वापस आऊंगा। तो आप इसकी व्याख्या कर दोगे कि सर ने बोला है मैं जा रहा हूं, तो इसमें कहेगी मुझे सब पता है, रुको मैं बताता हूँ। एक दिन हमसे कह रहे थे कि दिल्ली जाना है, तब नीरज ने पूछा क्यों जाना है, तो कह रहे कुछ उनका काम था, है ना। तो ये कहे हाँ हमसे भी कह रहे थे, वो कुछ मामला था और 2 दिन बाद वापस आएंगे। तब तक एक ने पूछा कि अच्छा मामला क्या था, तब एक लाइन में आया कि कुछ स्वास्थ्य संबंधी मामला था। ठीक है, तो मैं दिल्ली जा रहा हूं, इसकी व्याख्या हो गई कि मैं स्वास्थ्य कारणों से, है ना, दिल्ली जा रहा हूं। लेकिन यही नहीं खत्म हुई, तब बात ही वापस कब आएंगे, तो मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूं। तो वही लाइन, बात समझ रहे हो? तो रेखांकित अंश दिए बीच में है, उसके ऊपर भी कहानी दी है, अभी मैं समझा रहा हूं, और नीचे भी कहानी दी है। तो कभी भी रेखांकित अंशों की व्याख्या नहीं करनी होती है, पूरे पैराग्राफ की जिस्ट को बताना होता है। अच्छा, क्यों कोई आपको 12 नंबर ऐसे दे देगा रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए, और आपसे संस्कृत में सुभाषितान भी नहीं पूछ रहा है, ये भी नहीं कह रहा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनंदयम् काग चेष्टा वको ध्यानम, ऐसा भी कुछ नहीं कह रहा है ना। ये भी नहीं कह रहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य, आप इसकी व्याख्या करो। सिंपल सी लाइन लिखी होती है, तो उसकी व्याख्या नहीं करनी होती है। अब इनके मुद्दे पे आते हैं। एक्चुअली ये अभी इनकी पीड़ा नई नहीं है, मेंस लिख के आए हैं, तो इनको पता है ना कि पता चल जाए कि कैसे मार्क्स मिलेंगे। अगर बहुत अच्छा करेंगे तो यहाँ आपको 7.5 से 8 नंबर मिलेंगे। इससे ज्यादा मार्क्स ठीक ठाक करने पे नहीं, 21 में से नहीं, 12 में से, यानी कि हर एक में 2.5-3 नंबर मिलेंगे आपको, ज्यादा से ज्यादा 2.5 से 3 नंबर। आपको क्या करना है कि हर एक में 3 नंबर मिल जाए, बस आप सबसे आगे हो गए। यानी आपको टारगेट यहाँ 9 रखना है, यहाँ पे 3 में 3 रखना है, यहाँ पे 4 ठीक है, 4 से 5, है ना। यहाँ पे अगर सब एग्जैक्ट लिख दिया, अब सारांश लोग क्या करते हैं, सारांश उसको पढ़ते हैं, फिर कहते हैं 1/3 लिखना है, एक लाइन लिखो 2 लाइन छोड़ो, एक लाइन लिखो 2 लाइन छोड़ो, एक लाइन लिखो 2 लाइन छोड़ो, वो 1/3 हो जाएगा, वही उतार दो। क्लास 4 थोड़ी ना है, और ऑफिसर बनने जा रहे हो आप। आपको जब आरओ बन जाओगे आप, तो करना क्या है, सबसे ज्यादा काम इसी पे तो करना है। लेटर लेटर का सारांश बनाना है, टेबुलर फॉर्म बनाना है। तो ऑफिसर के सामने बड़ा अधिकारी कोई है, उसके पास समय कम है, उसके पास 50 लेटर है, और आपको एक सेक्शन मिला हुआ है, उस सेक्शन के लेटर को देखना है। और उसके पास पता चला कि 50 लेटर है जो अलग अलग 5 सेक्शन से जा रहे हैं, तो 5 लेटर आपने भेजा, कुछ लेटर किसी ने भेजा, तो उसको जितने समय में आप 1-2 पढ़ रहे हैं, उतने समय में उसको 10 पढ़ने हैं। तो आप जिस्ट निकाल के दोगे ना, तो सारांश बोले तो जिस्ट, सारांश का मतलब है कि सारी चीजें आपने लिख दी, सारी बातें आपने लिख दी लेटर की, लेकिन कम शब्दों में। पैराग्राफ की सारी बातें, जैसे मैंने आपको बड़ी देर तक कहानी बताई, और अभी लास्ट में जब आपसे मैं पूछूंगा कि इस क्लास का सारांश बताओ, तो आप उसमें लिखोगे कि आपने बताया था कि जीएस में टारगेट इतना रखना है, हिंदी में टारगेट इतना रखना है, हिंदी का टारगेट ऐसे अचीव होगा, जीएस का टारगेट ऐसे अचीव होगा। तो हमारी जो 35-40 मिनट की क्लास होगी उसको आप 5 मिनट में बता दोगे, यही सारांश है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीएस का बताओ और हिंदी का छोड़ दो, और जीएस में आप एक बात बताओ कि ऐसे करना है, मतलब इतना टारगेट है, और तरीका ना बताओ। जैसे हमने यहाँ बताया कि जीएस को छोड़ना नहीं है, साथ साथ में लेके चलना है, तो आपको भी ये बात करनी है कि जीएस भी पढ़ते रहना है, लेकिन 5 ही मिनट में आपको समराइज कर देना है। तो यहाँ पर ये अब इसको जोड़ो आप, अगर इसको हम 8 मान लें तो 8 4 12 2 14,
तो 14/21, 66% नंबर हुआ। इतनी देर से आप लोगों को लग रहा होगा 21 में तो 21 आ ही जाएगा। इसी को हमको 16 तक ले जाना है, 14 की जगह इसको 16 तक ले जाना है। बात समझ में आई सुषमा? ये एक एवरेज ठीक ठाक मार्क्स है, इसको खराब नहीं कहा जा सकता, इसको खराब मत कहिएगा, ये अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन एक्सीलेंट नहीं है। एक्सीलेंट मतलब 16-17 मार्क्स कम से कम हमारे आ जाए। हम आपको किसी भी यूटोपिया में नहीं ऐसे तैराएंगे ऐसे कि आप तैरो में आने वाला है वो स्वर्णिम काल। हम ये मैं कह दूं यहाँ तो 21 में 21 आ जाएंगे, मैं 4 बताऊंगा। एक एक मार्क्स पे लड़ाई है आपकी। आपने शीर्षक जो दिया अगली कॉपी में उससे अच्छा शीर्षक, या पिछली कॉपी में उससे अच्छा शीर्षक दिया है, तो उसका कुप्रभाव आप पे पड़ेगा। भाई भाजपा को लोग लाख गाली दे, लेकिन गवर्नमेंट भाजपा की बनेगी क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है, राहुल गांधी जान दिए दे रहे हैं, लेकिन दूसरा एक है जो कि ऑलरेडी उससे अच्छा किए बैठा हुआ है, तो आपको मार्क्स कहां मिलेगा? क्योंकि आपके पहले वाला शीर्षक ज्यादा अच्छा था। अब अभी हम यहाँ आपको ये नहीं बता रहे कि शीर्षक कैसे देंगे क्या, वो सब आगे बताएंगे। अभी ये पढ़ा थोड़ी ना रहे, ये तो अभी केवल आपको स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन बड़ा सरल, 15 नंबर का। करना जानते हो क्या होता है? इतना सरल तो कोई क्वेश्चन पूरे इतिहास में ना भविष्य में मिलेगा। क्रम संख्या यानी क्रमांक, दिनांक, है ना, पत्रांक, क्रमांक, दिनांक, पत्रांक, दिनांक, और उसके बाद में प्रेषक, प्रेषित, विषयोमाशय, बस यही है। ये हो गया टेबुलर फॉर्म। क्रमांक, दिनांक, पत्रांक, प्रेषक, प्रेषित, विषयोमाशय, भाई इतना। पत्र दिया होता है, यहाँ पर आप 1 लिख दोगे, पत्र संख्या दी होती है, यहाँ पर उसी में से देख के यहाँ लिख दोगे। दिनांक दिया होता है पत्र में, उसको यहाँ नहीं दिया होगा तो डैश लगा दोगे। प्रेषक यानी कि कौन भेज रहा है, और प्रेषित यानी कि किसको मिल रहा है, लिख दोगे। और यहाँ पर विषय एवं आशय होता है, तो विषय एवं आशय अभी नोट मत करिएगा, इसको डिटेल में पढ़ाएंगे अच्छे से ना। इसको लिख दोगे और 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। हाँ, आप ही एक बहुत बड़े होशियार हो कि इतना करने के बाद इसमें इसमें अभी सुनो ना, इसमें 0 नंबर मिलते हैं। हाँ, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर बना के बहुत खुशी अर्जित कर ली कि हमने तो सब बना दिया। कितनी देर लगेगा इसको बनाने में? तो 3 मिनट लगेगा। 2 घंटे के पेपर में 3 मिनट मेहनत करके 100 नंबर में से 15 नंबर लेके जाओगे, बहुत बड़े होशियार हो। आयोग बेवकूफ है? आयोग बेवकूफ नहीं है। इसमें आपको 0 नंबर भी वो देता है, क्योंकि वो ये पूछ ही नहीं रहा था, वो पूछ ये रहा था, और इसको बताने के लिए आपको ये बनाना पड़ा है। बात मेरी समझ रहे हो आप? पूछ वो ये रहा था, और इसको आपको पेपर में दिए गए विषय से उतार के नहीं लिखना है। बाकी जितनी चीजें उतार के लिखनी है इसमें मार्क्स नहीं देगा। भाई ये तो 4th 5th का बच्चा, मेरे ख्याल से 1st 2nd के बच्चे को भी समझा दिया जाए तो ये उतारने वाला काम आपसे अच्छे से कर लेगा, वो आपसे ज्यादा अच्छा करेगा। वो प्रश्न यहां पूछ रहा था, ये था उसका प्रश्न, और इसको जो अच्छे से करेगा उसको मार्क्स मिलेंगे। 15 नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसको मैंने क्या कहा, अच्छे से करेगा। तो किसी का ज्यादा अच्छा होगा तो 12-13, और किसी का कम अच्छा होगा तो 7-8, और किसी का ठीक ठाक होगा तो 10-11 नंबर। यहाँ पे नंबर जो आपको मिलेंगे 11 से 12 नंबर, अगर अच्छा कर देंगे तो 11 से 12। इससे ज्यादा टारगेट मत रखिएगा। मैं आपको किसी भी फालतू सपने में नहीं, 10 से 12 नंबर के बीच में आप रखिए, 11-12 आपका टारगेट होना चाहिए, और इसी को लिखना सीखना है। अब इसमें लिखा क्या जाता है? पूरे पत्र को पढ़ के उसी का सारांश लिखा जाता है। जो गद्यावतरण में आपने किया था वही पत्र के स्तर पे। तो बहुत सारे लोग जो विषय लिखा रहता है वही लिख देते हैं, लेकिन विषय व आशय, केवल विषय नहीं। और बहुत सारे किताबों में यहाँ विषय व आशय नहीं लिखा रहता है, बहुत सारे किताबों में विषय ही लिखा रहता है। अरे विषय तो यार लेटर में ऑफिसर भी पढ़ लेगा, उसको अलग करने की क्या जरूरत है? तो विषय व आशय, और इसमें जो आशय शब्द है, विषय तो लिखा है पत्र में कि अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों में, है ना, क्या करने के संबंध में? अतिवृष्टि मतलब बाढ़ वाले क्षेत्रों में, तो बाढ़ वाले क्षेत्रों में राहत कार्यक्रम चलाने के संबंध में, ये तो विषय लिखा ही है। अब पत्र में लिखा है कुछ कि
ऐसे सभी जिलाधिकारियों को सूचित किया जाता है या कहने का निर्देश हुआ है कि जहां जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पर बाढ़ राहत सामग्री वितरित की जाए, उनके स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान दिया जाए, उनके पुनर्वास पर ध्यान दिया जाए, उनके बाद में जब बाढ़ खत्म हो जाएगी उसके बाद भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, पोस्ट समस्याएं जो आती हैं, तो उन पे भी ध्यान दिया जाए। अब इसको आपको जिस्ट बना के लिखना है ना? तो विषय तो लिख दिया कि बाढ़ के संबंध में, लेकिन जो जो टर्म आए हैं कि बाढ़ में भी क्या क्या राहत कार्यक्रम, स्वास्थ्य भी उसमें है, पुनर्वास भी उसमें है, और बाढ़ के बाद में भी लोगों की स्थितियां सही रहे, इस तरीके से कुछ एक योजना बनाना है आपको, अपने जिले स्तर पे काम करना है। तो आज से निकालना पड़ेगा आपको, और जैसे ये निकाल लेंगे तो 10-12 नंबर आपको इसी के बीच में मिल जाएंगे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत हो पूछ लो। आपको क्या लगता था इसके बारे में? हाँ, आपको लगता होगा फुल मिल जाते होंगे। कैसे मिल जाएंगे? नहीं, अच्छा एक चीज बताओ, मान लो आपने बढ़िया शीर्षक लिख दिया, बिल्कुल जो वही होना चाहिए, तो फुल दे दिए गए। लेकिन अगर आप वो नहीं लिख रहे हो, कमतर लिख रहे हो, तो कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? है? हो सकता है, जैसे हो सकता है, जैसे आपने पढ़ा, मैं निकालना बताऊंगा आपको, बिल्कुल हो सकता है। जैसे अब मैंने कहा ना कि आयोग एक बना के देता है, अगर उससे एग्जैक्ट मिल गया शीर्षक, तो शीर्षक की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि मैक्सिमम 2 से 3 शब्दों का होना चाहिए, और अगर एक शब्द का हो तो ज्यादा अच्छा है ना? जैसे जब प्रेमचंद की प्रेमचंद चंद, तो जब प्रेमचंद जी ने गोदान लिखा तो उसका शीर्षक ये भी लिख सकते थे कि होरी की कथा, है ना? ये भी लिख सकते थे कि होरी और गोबर का पीढ़ीगत संघर्ष, ये भी लिख सकते थे ग्रामीण और शहरी भारतीय जीवन। बात मेरी समझ रहे हो आप? अगर नहीं समझ रहे हो तो आप समझोगे, लेकिन उन्होंने लिखा गोदान। कथा शहर की भी चल रही है, गोदान पढ़ी है? आपने पढ़ी है? नहीं पढ़ी है? पढ़ डालो, इसी बीच में किसी दिन पढ़ डालो। गोदान हर एक भारतीय को पढ़नी चाहिए, अभी भी वो प्रासंगिक है। तो उन्होंने गोदान क्यों लिखा शीर्षक उसका? क्योंकि होरी, होरी के जीवन की एक लालसा, एक गाय, और वो गाय के इर्द गिर्द ही घूमती कहानी, पूरे जीवन होरी गाय, मतलब उसी के इर्द गिर्द घूम रही है कहानी, वो अपनी गाय का मालिक नहीं बन पा रहा है। दुनिया भर की कहानी है। लड़का गोबर होरी के बिल्कुल खिलाफ, पीढ़ीगत संघर्ष उसमें दिखाया गया है। होरी चाह रहा है कि उसकी मर्यादा, एक शब्द उसमें यूज हुआ है, मर्यादा बनी रहे। मर्यादा मतलब कि हम दूसरे के यहाँ नौकरी ऐसे नहीं करेंगे, जाके अपनी खेती किसानी कर लेंगे। गोबर आधुनिक को है, वो कह रहा है कि ये मर्यादा बचाने कोई नहीं कि भूखों मर जाओ। वो जाता है, उसमें औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी दिखाया गया है, तो औद्योगिक क्रांति दिखाई गई है। वो शहर जाता है, वो शहर में काम करता है, वो नौकरी करता है। होरी कहता है कि नौकरी हमारे मर्यादा के खिलाफ है। और पूरी कहानी फिर वहां मेहता की कहानी और सारी चीजें, वहां शहरी जीवन दिखाया जाना। लेकिन शीर्षक क्या दिया उन्होंने? गोदान। अब अगर ऐसी कहानी कुछ आपको सुनाई जाए और आप गोदान जैसा शीर्षक निकाल ले तो एग्जैक्ट हो गया। लेकिन अब इसी कहानी को अगर प्रेमचंद जी शीर्षक ना देते हो, हमारे सामने रखा जाता, तो ये लिखते, ये कहते कि होरी की आत्मकथा है, इनसे कहा जाता सुषमा से, तो ये कहती कि नहीं, नीरज का नहीं सही है, मैं कह रहा हूं होरी और गोबर का पीढ़ीगत संघर्ष है। आप हो सकता है आप क्या देते? धनिया से संबंधित देते। देखो, अब समझ रहे हो ना, ये दृष्टिकोण है अपने अपने। तो सब पे मार्क्स कटने चाहिए कि नहीं कटने चाहिए? लेकिन गलत कोई नहीं है, इसलिए 0 नहीं मिलेगा। गलत कोई नहीं है, ना आप गलत, ना नीरज गलत, ना तुष्मा गलत, कोई गलत नहीं। तो गलत नहीं है, तो समझ सकते हो आप। इसलिए शीर्षक में मार्क्स तो कटने चाहिए। इसलिए इस उसमें वो मत रहिएगा कि शीर्षक में मार्क्स नहीं कटते हैं। शीर्षक में 0 मार्क्स भी मिलते हैं, 0। अगर आपने बिल्कुल समझा नहीं, जैसे बहुत सारे लोग, कहीं एक शब्द आया, भारत के बारे में बात हो रही है, तो लिख देते हैं भारत, जबकि भारत बहुत ब्रॉड शीर्षक हो गया। और उसमें भारत के बारे में एक क्षेत्र से एक क्षेत्र के अंतर्गत भी एक कीवर्ड पे बात हो रही थी। जैसे बहुत सारे लोग भारत, भारत में और उसको संस्कृति की बात हो रही, तो लोग लिख देंगे एक ब्रॉड सा वो लेके चलेंगे, कहें भारतीय संस्कृति, थोड़ा सा और आए, लेकिन नहीं।
फिर उसमें लिखेंगे भारतीय संस्कृति में मेले की बात हो रही है, तो मेले और भारतीय संस्कृति। अब यहां जब आप पहुंचे तो थोड़ा सा नजदीक पहुंचने लगे, लेकिन वो और अच्छा रिफाइन चाह रहा है। ठीक है, अब आगे जब करेंगे तो आएगा उसमें, अभी उदाहरण क्योंकि सामने नहीं है। तो यहां पे भी आपके मार्क्स करते हैं। आया पत्राचार, 3 पत्र आपसे पूछे जाएंगे, 8 पत्र आपके सिलेबस में है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 है, इनमें से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है। पत्र पूछे जाने में किसी भी पत्र की, इसको नोट करिएगा, 3 चीजें आपको तैयार करनी है, परिभाषा, विशेषताएं और 4 चीजें बेसिकली, परिभाषा, विशेषताएं, प्रारूप, उदाहरण। ये 4 चीजें तैयार करनी है हर एक पत्र की। जैसे शासकीय पत्र आपसे पूछा जाए तो शासकीय पत्र किसे कहते हैं और शासकीय पत्र की विशेषता। अब जैसे बहुत सारे लोग, जब आपसे शासकीय पत्र पूछा जाता है कि शासकीय पत्र क्या है, तो वो जानते हो क्या करते हैं, 2 लाइन ऐसे लिख के चले आते हैं कि शासकीय पत्र क्या है। तो वो लिखते हैं विभिन्न कार्यालयों में, इन सब परिभाषा सबको याद है, लिख के चले आते हैं, मार्क्स नहीं मिलेंगे। 4-5 विशेषताएं भी लिखनी है, पूछी जाए या ना पूछी जाए, विशेषताएं चिपकाना है वहां। 3-4 विशेषताएं लिख दिए, 5 सबकी तैयार रखनी है और बिल्कुल फिंगर टिप्स पे तैयार रखनी है कि उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये शासकीय की है कि अर्धशासकीय की है। अब आप कहोगे कि सब मिलती जुलती रहती है, मिलती जुलती रहती है तो आपसे सब साथ में पूछा ही कहा जा रहा है ना, मिलती जुलती रहती है, सब साथ में नहीं पूछा जा रहा है, एक पे आप कंसंट्रेट करके उसको लिखेंगे। फिर पूछा जाएगा प्रारूप, लिखित प्रारूप। अब लोग कहते हैं यार लिखित प्रारूप में क्या होता है, तो लिखित प्रारूप में लोग उदाहरण लिखाते हैं, प्रारूप लिखित ही होता है। हवाई प्रारूप कोई होता है, बना ऐसे, बना कुछ नहीं बना ना, प्रारूप तो लिखित ही होता है। तो चाहे लिखित पूछे और चाहे ऐसे, वो ऐसे तो कुछ भी नहीं सकता ना, बोल कर प्रारूप बताएं, तो उसमें कैसे बोलेंगे, वॉइस रिकॉर्डिंग तो पेपर में होती नहीं है। जो QCAB मिलेगा आपको, जो QCAB आपको मिलेगा उसमें क्वेश्चन प्रिंट रहते हैं, जैसे मेंस आपने दिया तो जैसे ये दिया है ऐसे उसमें भी रहते हैं, और ये बहुत बड़ी समस्या है। ये बात समझ रहे हो, थोड़ी सी बात QCAB पे, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, ये सबसे बड़ी समस्या है। जब ये नहीं रहता था QCAB तो हमारे पास एक्स्ट्रा कॉपी लेने का भी चांस रहता था, अब हम एक्स्ट्रा कॉपी नहीं ले सकते। आपसे क्वेश्चन नंबर 3, सबसे ज्यादा दिक्कत यही होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो आलेखन वाला है, पत्र लेखन जिसको कहते हैं, पत्र पत्र वाला। अब पत्र में 3 लेटर आपसे पूछे जाएंगे और 3 के लिए 3 पेज ये देंगे आपको, कई बार 1.5 पेज दे देंगे आपको, तो ज्यादा से ज्यादा 3 के लिए 5 पेज दे देंगे, और आपसे कहीं एक गलती हो गई, आपको कट करना पड़ा, ठीक है, तो देयर इज नो चांस कि आप उसको सही करके लिख पाए, आपके पास कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उतनी ही जगह ही थी। एक लेटर इन्होंने यहां से आपसे ऐसे लिखा और यहां पे पूछा कि शासकीय पत्र क्या है, और ये अगले पेज में यहां तक इन्होंने लिख के दूसरा क्वेश्चन यहां पूछ लिया, इतना ही है आपके पास। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, मान लो 2 पेज दे दिया, ज्यादा कह रहे 2 पेज दे दिया, बहुत ही लिमिटेड देते हैं ये एक अलग परीक्षा है, ये QCAB होना एक अलग परीक्षा है। अब मान लो शासकीय पत्र आपने जो लिखा वो गलत हो गया, अब कहां लिखोगे, है कोई चांस? तो ऐसा, ऐसी नौबत आने ही नहीं देंगे, आपको प्रैक्टिस करके जाना है कि शासकीय पत्र लिखे तो लिखे, गलत नहीं होना है, ठीक है। प्रारूप बनाए, अब जैसे कई बार लोग, अरे ये तो साला प्रारूप पूछा था हमने तो उदाहरण लिख दिया, तो लिख दिया तो लिख दिया, आप गए 0 नंबर मिलेगा। पेपर पढ़ने से पहले ही, मतलब आपको, मतलब क्वेश्चन लिखने से पहले ही, पेपर पढ़ने के जस्ट बाद ही डिसाइड कर लेना है कि क्या पूछा जा रहा है, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। अब जैसे कई बार लोगों को मैंने देखा, अरे सर उसमें बस मुझसे एक मिस्टेक हो गई, नहीं तो पूरे नंबर मिलते, क्या हुआ, अरे वो प्रारूपवा पूछा था हमने उदाहरणवा लिख दिया। अब लिख दियो, तो हमने कहा कि उसको सुधारा नहीं, अरे सर कैसे सुधारते, जगह ही नहीं, 2 पेज देगा वो एक आंसर के लिए, इसमें आप लिखना शुरू कर। हाँ, और एक चीज और जानो, बहुत सारे लोगों का एक पेज में आता नहीं है, मैंने अभी से क्यों आपसे कह दिया है कि A4 साइज नहीं, मैंने कहा है कि वो QCAB में ही लिखना है, QCAB में ही लिखना है,
क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं तो टेस्ट लूंगा तो वैसे ही लूंगा, प्रैक्टिस आपको उसी में कराऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि जितने में वो दे रहा है उतने में ही आप लिखें, क्योंकि अगर इस लेटर का सेवा में यहां से शुरू हुआ और भवदीय यहां पहुंच गया तो वो अच्छा नहीं लगता है। हालांकि उसमें मार्क्स कटने नहीं चाहिए, लेकिन नहीं अच्छा लगता है। आप प्रैक्टिस करिए कि एक पेज में लिख जाए तो वो अच्छा लगता है, चेक करते भी अच्छा लगता है। नहीं लिख जाएगा तो आपके पास जगह है, बढ़ सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए। और कई बार तो जगह ही नहीं रहेगी आपके पास, जगह नहीं रहती है, बड़ी समस्या होती है। अब जैसे मान लो कि इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कार्यालय आदेश, तब तो ये बड़ा छोटा होता है, लेकिन आपसे अगर टिप्पण पूछ लिया गया, जगह कम पड़ जाएगी। टिप्पण में बड़ा आंसर होता है, आप मतलब उसको 2-3 पेज में समेट ही नहीं पाएंगे, तो वो प्रैक्टिस से ही आएगा। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस, केवल मैंने कहा ना कि ये एग्जाम केवल इसी से पास होगा, आंसर राइटिंग से, और कोई उपाय नहीं। इतना छोटा सिलेबस है, मैं आपको 1 हफ्ते टाइम दे दूं, आप सब रट लोगे, सब आपको पता होगा। व्हाट इज ये ऑफिशियल लेटर, सेमी ऑफिशियल लेटर, ऑर्डर क्या है, सब आपका सर्कुलर क्या है, सब आपको पता होगा। हिंदी अंग्रेजी 2-3 भाषाओं में आप याद कर लोगे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप लिख नहीं पाओगे, ये जान लो। तो इस पे आपको प्रैक्टिस करनी है इन सारी चीजों पे। ये जो चौथा क्वेश्चन है, ये वरदान साबित हो सकता है आपके लिए और अभिशाप भी। हाँ हाँ, ये तो बताना रह गया। इसमें मेरा मानना है कि 5-6 नंबर के आसपास आपको दिए जाते हैं। नंबर कटने के चांस, आपसे पूछा कि शासकीय पत्र से क्या अभिप्राय है, तो किसी ने केवल 2 लाइन की परिभाषा लिखी और किसी ने थोड़ा सा 3-4 बिंदु लिख के अच्छे से लिख दिया। तो अगर वो कह रहा है कि शासकीय पत्र से क्या अभिप्राय है, एक प्रारूप बना के दिखाओ, तो मेरा मानना है कि वो 4-4 नंबर में उसको विभाजित कर रहा है। 4 नंबर में शासकीय पत्र का अभिप्राय आपसे पूछ रहा है और 4 नंबर में आपसे प्रारूप पूछ रहा है, और आपने 2 लाइन की केवल परिभाषा लिखी और प्रारूप बना दिया, तो 4 नंबर में से आपको 1 नंबर मिला, और उधर जो प्रारूप बनाया उसमें 4 नंबर में से 2 से 3 नंबर मिला, तो 4 में 4 ही तो मिला। लेकिन आपने शासकीय पत्र को परिभाषित किया और परिभाषित करने के बाद में थोड़ी विशेषता लिख दी, तो आपने 4 नंबर में से लगभग 2.5-3 नंबर का काम कर दिया, और उधर भी 2.5-3, तो 6 नंबर मेरे हिसाब से अच्छे नंबर 6 है इसके। तो इसमें 6-6-6, यहाँ पर 17 से 18 नंबर आपका टारगेट होना चाहिए आउट ऑफ 24। ठीक है, ये ध्यान रखिए। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताया कि ये अभिशाप भी है और वरदान भी है, यहां पे मार्क्स नहीं कटते। ये एक ऐसा क्वेश्चन है इस पेपर के जहां पे मार्क्स नहीं कटते। आपसे पूछा गया शासकीय, तो आपने लिख दिया ऑफिशियल, स्पेलिंग सही लिखना है, इस पे नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, इसमें लिखना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं स्पेलिंग सही याद नहीं है, घसीट दो, है ना। एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को आता था लेकिन समय कम था, तो उसने, तो वो कहेगा बच्चा तुम समझ लो कि मुझे समझ में नहीं आया, लो 0 नंबर, कैपिटल लेटर। और इसका प्रमाण मैं आपको दिखा रहा हूं, प्रमाण दिखाऊं क्यों कैपिटल में लिखना चाहिए। देखो प्रमाण, क्योंकि उसने जब पूछा है तो वो कैपिटल में पूछा है, जबकि इसके यहां चाहे कैपिटल में पूछता चाहे स्मॉल में पूछता, इसके यहां घसीटने का कोई वो नहीं था, साफ ही रहता। ये प्रमाण है। बात समझ में आ रही है। लोग 4-4 5-5 अटेम्प्ट फेल करते हैं और यही समझ में नहीं आता है कि इसको लिखना कैसे है। ये वरदान है और अभिशाप इस रूप में हो जाता है जैसे आपने 2-3 क्वेश्चन गलत किए, आप बाहर हो गए। हर एक पॉइंट 2 नंबर का है, दो 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 दो, ऊपर से नीचे तक सब दो, 15 दूना 30, पूरे के पूरे मार्क्स इसमें मिल जाते हैं, कंप्लीट मार्क्स इसमें मिल जाते हैं। कुछ निश्चित सामग्री आपको पढ़नी पड़ेगी। यहां पे मैं मान रहा हूं कि आपका टारगेट होना तो 30 में 30 चाहिए, लेकिन अपने मेंटल प्रेशर को कम करने के लिए मैं मान ले रहा हूं कि 26 से नीचे तो नहीं जाना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप। यानी कि तीनों सेक्शन में एक एक गलत करने की गुंजाइश है ही नहीं है, किसी 1-2 में गलत हो जाए तो हो जाए, नहीं तो गलत नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। हाँ, आज से ये सब दिमाग में बैठा लीजिएगा, कल से इसका अभ्यास चालू हो जाएगा। मतलब अभी क्लास 1-2 दिन चलेंगी, फिर सबसे ज्यादा अभ्यास हम यही करेंगे। आपके अभ्यास में डेली में दूंगा तो हो सकता है कि एक दिन टेबुलर फॉर्म हो, एक दिन लेटर राइटिंग हो, एक दिन गद्यावतरण हो, लेकिन ये रोज रहेगा।
क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीजें हैं और ज्यादा संख्या है, 1000 के लगभग ये सब तैयार करना पड़ेगा आपको, याद हो जाएगा। रोज 15-20 600-700 तो तैयार करने हैं। इंटरेस्टिंग भी है। तैयार करने का तरीका होगा कि आप लिखें इसको बार बार बोले, फिर कॉपी बंद करें, फिर से लिखें, यहां पर बैठे तो एक दूसरे से थोड़ा सा पूछ लें। यहां पे मत वो कंपटीशन करना, यहाँ पे आप लोग एक दूसरे का साथ देना, क्योंकि कंपटीशन करने के लिए और हजारों लोग हैं। जैसे कई बार आपस में ही होने लगता है कि नहीं, मार्क्स आपके जो आने होंगे वो आएंगे, ठीक है, लेकिन ये जो है यहाँ पर आप एक दूसरे से पूछ सकते हैं। तो ये प्रमाण मैंने दिखाया कि कैपिटल में ही लिखना है, ठीक है। जैसे मान लो कि लागू नहीं, तो अब कुछ जो लिख देते हैं अनलग्न, कुछ भी रसीद दी है तो ऐसे नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो है चौथा का तीसरा पोर्शन, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, यहां पर मार्क्स फुल मिलते हैं, लेकिन उस कंडीशन में जब आप अर्थ लिखकर, सही अर्थ लिखकर और सही वाक्य प्रयोग करते हैं। तो कई लोग वाक्य प्रयोग सही करते हैं, जैसे जैसे लिख रहे हैं कि तालू में दांत जमना, मतलब सुषमा बताएगी। अब अर्थ नहीं सही है और वाक्य प्रयोग आपने, तालू में दांत जमना, आप लोग बताइए भाई, कुछ तो पूर्व ज्ञान होगा। नहीं, ऑप्शन यहाँ रहेगा नहीं तो मैं ऑप्शन दूंगा नहीं। ये टेट का पेपर थोड़ी ना है? चलो सब जवाब दिखाने का बता दो। झूठे स्वप्न दिखाना, अच्छा। और आप लोग बताइए भैया, ठीक है। अब देखो क्या हालत है, देख रहे हो ना। और ये चीज मैं आपको बताऊं, लास्ट एग्जाम आने तक आप लोग सोचते हैं ये तो मैं कर ही लूंगा, कसम से बता रहा हूं। ये ऐसा पोर्शन है जिसमें सब लोग सबसे कम तैयारी करते हैं। हाँ, मुहावरे तो कक्षा 6 से पढ़ता आ रहा हूं, सब आता है। अब मुहावरे को ना, इतने बड़े बड़े मुहावरे पढ़ेंगे, मुहावरे पढ़ते रहेंगे तब तो हो गया। है ना। अब देखो, उतर गई लोई तो क्या करे कोई, ये क्या है? ये लोकोक्ति है, ये मुहावरा है। मुहावरा और लोकोक्ति, लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग बहुत कठिन होता है, और इसमें वाक्य प्रयोग आपको इस तरीके करना है, जैसे 9 2 11 होना, आपको पता है भाग जाना, तो आप लोग लिखेंगे रमेश ने सुरेश को मारा और 9 2 11 हो गया। तो उसने कहा हमने क्वेश्चन चेक किया, हमने 0 नंबर दिया, हम भी 9 2 11 हो गए। इतना सरल वाक्य प्रयोग पे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा स्तरीय वाक्य प्रयोग करना पड़ेगा। भारत चीन का, भारत पाकिस्तान का, ट्रंप और मोदी के बीच में कुछ चल रहा है, राजनीतिक नहीं होना चाहिए, व्यंग्यात्मक वैसा नहीं होना चाहिए कि राहुल गांधी पे आपने कुछ कर दिया, क्योंकि हो सकता है कि वो कांग्रेसी हो। विवाद आपको नहीं खड़ा करना है, लेकिन आपको स्तरीय बातें कह देनी है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में, वैश्विक जो मान लो मंदी चल रही है, वैश्विक कुछ कोई घटनाक्रम हुआ है, वैश्विक स्तर पर भारत की कोई रैंक की बात हुई है, या भारत उसमें अच्छा किया है बुरा किया है, तो उन सारी चीजों को आप लिखेंगे तो आप उसको लगेगा एग्जामिनर को कि ये अवेयर बहुत है और घटनाओं को क्या कर पा रहा है, रिलेट कर पा रहा है। तो इस कारण से अब यहाँ पर हाफ हाफ मार्क्स होते हैं, मतलब 2 नंबर का होता है, तो एक होता है इसका अर्थ का और 1 नंबर होता है क्या, वाक्य प्रयोग का। लेकिन ये नंबर तभी मिलता है जब अर्थ सही होगा और वाक्य प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य प्रयोग सही है और अर्थ गलत है तो 0 नंबर। अर्थ सही है, वाक्य प्रयोग गलत है तो 1 नंबर, वाक्य प्रयोग सही है अर्थ गलत है तो 0 नंबर। आप समझाओ इसको। वो तुक्के से सही हो गया है, वो तुक्के से सही हो गया है तो उसको नंबर नहीं मिलेगा। मुहावरे उन लोकोक्तियों में भी 0 नंबर लोगों को मिल जाते हैं, पूरे पूरे सारे मुहावरे लोकोक्तियों में कई बार लोग अर्थ को बड़ा हल्के में ले लेते हैं। एग्जैक्ट लिखना पड़ता है, एग्जैक्ट बिल्कुल, मतलब डिक्टो। अब आप कहेंगे किताबों में अंतर आता है, एक किताब में दूसरा मिलता है, दूसरी किताब में दूसरा, कई बार ऐसा है। बाहरी सर की किताब पढ़ेंगे अलग मिलेगा, और उनकी वासुदेव नंदन सर की किताब पढ़ेंगे उसमें अलग कई मुहावरों का अर्थ मिलेगा, और वो पृथ्वीनाथ पांडे सर की किताब पढ़ेंगे उसमें अलग मिलेगा। उसको तो क्लेम आप कर सकते हो कि हाँ चलो हमने पढ़ा था, और इतना एग्जामिनर भी अवेयर होता है, लेकिन आप अपने मन से लिख के यहाँ पे मार्क्स नहीं ला सकते हो। तो यहाँ पर आपको बहुत मेहनत करनी है, यानी कि ये पूरा पोर्शन डेली प्रैक्टिस का है।
यहां पर आपको अनवरत अभ्यास करना है, रोज करना है। और इसको तैयार अगर आपने कर लिया तो यहाँ पे टारगेट 30 में 30 रखिए, यहाँ पे 26-27 नंबर जब आपके आएंगे ना, मजा आ जाएगा। यही आपकी रैंक लाएगा, यही यही पेपर जो है वो आपकी रैंक लेके आएगा, टॉप यही कराएगा। तो यहाँ पर हम लोग रेगुलर, और यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ लेना है। बहुत बार किताबों में देखता हूं मैं, इतना इतना दिया रहता है, दिया है 5-5 6-6 जगह से इकट्ठा करके और बना दिया। इसमें हम लोगों को एक तो पीवाईक्यू सारा करना है, पीवाईक्यू में से आधे आ जाते हैं, जो सबसे सही बात है। मतलब 10 साल का अगर पेपर, 10 सालों में जो 5-7 पेपर हुए हैं, 4-5 पेपर, तो 5 पेपर जैसे 10 का, 13 का, 14 का, 16, 17, 21, इसी में से 2-3 सवाल आपको मिल जाएंगे हर हाल में। मुहावरे भी मिल जाते हैं, पीसीएस के मुहावरे कर लेंगे हम लोग। वो सब काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, वो मैं आपको लाके दूंगा, आप लोग बस उसको प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी चीज यहां पर यह है कि आपको वाक्य प्रयोग स्तरीय करने में आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार साइलेंट करो, लगातार चेक कराना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यह है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। अब उतर गई लोई क्या करेगा कोई, यानी कि जिसको जिसको क्या, जैसे बेशरम हो जाना, जिसको कोई शर्म हया ना रह जाए। तो अब जैसे कोई वो हो गया, अब जैसे कोई इंटर का बच्चा है, अब वो नहीं कुछ कर रहा है तो फूक तुम्हारे मुंह पे भी मार देगा, कहेगा ज्वाइंट मारोगे हमारे साथ, ज्वाइंट भी मार लेगा साथ में। तो उसके सब वो हो चुका है। अब यहाँ पर कई लोग क्या करेंगे जानते हो, क्या बनाएंगे उदाहरण, मैं यहाँ आया क्यों हूँ फिर से, और इसी को क्यों चूज किया, लड़कियों पे तंज कस देंगे। कई लोग कहेंगे कि वो फलाने गुप्ता जी की लड़की को कोई शर्म हया नहीं रह गई है, तो वो अपने बॉयफ्रेंड के बाइक पर बैठ के छोटे कपड़े पहन के रोज जाती है, और कॉपी चेक कर रही थी गुप्ता जी की बिटिया ही दूसरी। तो वो इसी पे नहीं, वो कहेगी अब बेटा तुम्हारी हर जगह लोई उतारेंगे हम, और छोटी छोटी वो। तो किसी पे व्यक्तिगत तौर पर एक तो ये सब नहीं करना है, गुप्ता जी, पांडे जी, शर्मा जी, वर्मा जी, ठाकुर साहब, सिंह साहब, श्रीवास्तव जी, इससे बचना है। मैंने इसीलिए इसको चुना। और महिला पे आप ऐसे कैसे कह सकते हो, तो महिलाएं ही सारा जिम्मा लिए हैं क्या, पुरुष नहीं वो करते हैं, ठीक है। तो इन चीजों से भी बचना है। बहुत सारे लोग बड़े हल्के में ऐसे लिख देते हैं, कहते हैं अरे ये तो होता ही है, इसमें क्या है। और महिलाओं को तो अरे सारा ठेका समाज में महिलाओं ने ही ले रखा है, पुरुषों को भी तो वो है ना, वो बिठा के भी तो ले जा रहा है, ठीक है। तो इससे ये प्रैक्टिस से आएगा। अब अंतिम ये है कंप्यूटर ज्ञान, ये बहुत खतरनाक यहां पर भी है। इसमें आप कितना भी पढ़ लो, क्वेश्चन 5 पूछे जाने हैं। एक बार ऐसा भी किया है, 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर के पूछा है, एक बार ऐसा किया है 2014 वाले में, कि 16 वाले 14 वाले में शायद किया है। बाकी 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर की पूछता है। क्वेश्चन बड़े खतरनाक होते हैं, दिखाऊं आपको, मैं दिखाऊंगा तो आप कहोगे कि अरे ऐसे कैसे। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या अभिप्राय है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, अभी इसका आधा पार्ट है। वर्तमान परिदृश्य में उपयोग किए जाने वाले लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं। अब आप सोचोगे ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो हम किताब लिख सकते हैं, ये 2 नंबर में हम क्या बताएं, यानी 1 नंबर ये है और 1 नंबर में ये सूची बनानी है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लाइनेक्स हो गया, और विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज, ठीक है, हाँ ये इंजीनियर है ना ऐसे। और उसका एप्पल का क्या है, iOS। तो ये 3 आप लिख दोगे, ठीक है ना। और ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या अभिप्राय है, तो इसको बताओगे। अब 2 ही नंबर का प्रश्न है, ज्यादा से ज्यादा आप 50 शब्द लिख सकते हो, बहुत ज्यादा लिखोगे तो 50 शब्द, यानी 25 शब्दों में इसको समझा देना है और 25 शब्दों में लिस्टिंग कर देनी है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। www क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। तो आप यहाँ पे लिखोगे वर्ल्ड वाइड वेब है, इसका फुल फॉर्म लिख दोगे, www इक्वल टू वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था, और इसकी उपयोगिता क्या है, ये व्हाट इज www, होता क्या है, क्या उपयोगिता है। तो यही यही सीखना है, क्या है आप बताएं। हाँ हाँ, तो क्या ये प्रोटोकॉल है, HTTPS प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो अब जैसे कई लोग लिख देंगे ये प्रोटोकॉल है, गलत हो गया। ये एक पता है, विश्व स्तर पर नेटवर्क के जाल का एक प्रारंभिक पता है, और उसके बाद में फिर हम कहते हैं, जैसे मान लो लखनऊ रहे तो हर जगह लखनऊ आएगा, लेकिन लखनऊ मोहल्ले अलग अलग।
तो ये जैसे इन्होंने कहा कि ये नेटवर्क को जोड़ने का एक वो है, इसको और अच्छे से डिफाइन करके लिखना पड़ेगा। देखो जान रहे हो, इनको अच्छे से आता है, आपको भी आ रहा है, ये भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूं, लेकिन यहाँ लिखना क्या है ये हमको किसी को नहीं पता है, क्योंकि 50 ही शब्द हैं। यहाँ भी खूब लापरवाही करते हैं लोग, और इसमें लोग मोटी मोटी किताबें सतही तौर पर पढ़ लेते हैं, लिखते हैं ही नहीं। तो इस पे भी कम से कम मान के चलो कि हम लोगों को 100 क्वेश्चन के आसपास लिख के देख लेने हैं और पढ़ भी लेना है। 100 बार जब लिख लेंगे कोई चीजों को, कोई भी प्रश्न 100 तरीके के अलग अलग। इंटरनेट ब्राउजर क्या है उदाहरण के साथ समझाएं तो एक नंबर ये, एक नंबर ये है ना, सॉफ्टवेयर है। वेरी गुड। हाँ, जिसपे जाकर के हम वेबसाइट एड्रेस डालते हैं तो हम वेबसाइट सर्फ कर सकते हैं, है ना। एक शब्द अगर यूज कर ले तो हमारा काम बहुत कम हो जाए कि सर्फिंग करते हैं। इससे फाइल डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं इंटरनेट पे। ये इसका, हाँ, अब इसका उदाहरण लिखेंगे तो क्रोम लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, मोजिला फायरफॉक्स लिखेंगे, सफारी लिखेंगे। यहाँ पे कहाँ ग्राफ बना दोगे 2 नंबर में कौन सा? अगर कहीं आपको लग रहा है तो टेबल बना के लिख दो कि ये कौन कौन से हैं, तो टेबल बना दो। ये तो टेबल बनाएंगे क्या, बुलेट पॉइंट में। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है, और दे भी दिया आगे, है ना, आगे आंसर भी दे दिया। तो पेपर देखो बनाया है भाई, यही तो दोनों होती है, रैम और रोम। अब पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स यहाँ लिखने कहाँ है, अंतर केवल बताना है, तो अंतर 5 पॉइंट में बता दिया। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे एक स्थायी और एक अस्थायी, और फिर पार्ट्स में आएगा रैम रोम, है ना, जो आप बता रहे हो, तो इसका अंतर आपने लिख दिया। ये देखो, अच्छा देखो इसी पेपर में था, हमने ध्यान नहीं दिया था कि HTTPS क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। तो ये एक प्रोटोकॉल होता है ना। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसको भी आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर अगर करने कहा जाए तो ये क्वेश्चन लॉन्ग है सारे, कोई भी क्वेश्चन इसमें शॉर्ट नहीं है। ये इस पे आपको 500 शब्द भी तो आप लिख सकते हो, इस पे 500 शब्द आप लिख सकते हो, इस पे भी 500 शब्द लिख सकते हो, 150 शब्द लिख सकते हो, यहाँ पर भी, यहाँ पर आप पूरा एक चैप्टर ही लिख सकते हो, लेकिन इसी को शॉर्ट में लिखना है, कम शब्दों में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपका 10x10 आप लेके चलिएगा, 7 से 8 नंबर आपको मिल जाएंगे, 1.5 नंबर आप मान के चलिए, थोड़े थोड़े तो कटेंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब हम लोग इसको जोड़ते हैं कि कितना हमने टारगेट रखा। तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट होना चाहिए ये वाला, यहाँ पर हम टारगेट रख रहे हैं 26/30, और यहाँ पर टारगेट रख रहे हैं 8/10। 7 ही कर लीजिए, इसको थोड़ा कम ही रखिए। 26 और 7 33, 33 और 17 कितना हो गया, 50। 50 और ये टेबुलर फॉर्म में 10 नंबर रख लीजिए, 60 और 14 74 नंबर। इतने मिल जाए तो 74 हो गया यार, बहुत है। ये इतनी देर में बड़े टेंशन में थे कि इतना काट दे रहे हैं, अभी ये पूरा कैसे होगा, इनके दिमाग में चल रहा था, मैं जान रहा हूँ, लेकिन इतना भी मिल जाएगा तो 74 नंबर आपके हो गए, है ना। इसी में से 70 मैंने टारगेट रखा था ना, वहां 70 ही तो रखा था, तो इसी 74 आ रहा है, इतना काटने के बाद ये देखो 70 रखा था। अब सरल लगने लगा होगा कि कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे भी मैंने दे दिया आपको कि गलत करिए आप, लेकिन इतना गलत ना कर दीजिए। यहाँ पे भी मार्क्स काट दिया है, सब जगह मार्क्स काटा है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको कैसे अपना कार्यक्रम लेके चलना है, कैसे क्या करना है, उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है हमको, किसी पास शेड्यूल है यहाँ पे, आपके बैग में पड़ा है, लाइव फोन में ही खोल के दे दीजिए। टेस्ट वाला नहीं है हमारे पास, रहने दीजिए। देखिए इसको थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ देना है। कल से हम लोग प्रॉपर क्लास स्टार्ट कर देंगे, आलेखन से ही शुरू करेंगे। पहला, हाँ लिख सकते हैं, देवनागरी लिपि में, ब्रैकेट में इंग्लिश भी लिख दीजिए, कोई इतना, देखो पहले समय दूसरा था, पहले लोगों को थोड़ी सी चिढ़ होती थी, लेकिन अब इंग्लिश का जमाना है, तो अब चल जाता है, बात समझ में आई। तो देखो जो हमने शेड्यूल बनाया है, सबके पास ऐप पर भी ये उपलब्ध है, सबके पास होगा भी। शुरुआती 11 अगस्त से, आज भी क्लास ही है ये, हमने पूरी योजना ही बना दी। फिर से कल से प्रॉपर हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। पहले सप्ताह में हम क्लास आपकी लेंगे यहां से, निबंध पे हम आगे बात करेंगे, निबंध पे एक पूरा स्ट्रेटजी बनाएंगे और निबंध पे उसी दिन से शुरू करेंगे। कल हम आपको एक गद्यावतरण से शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले हम गद्यावतरण बताएंगे कि गद्यावतरण में कैसे शीर्षक निकालें, कैसे सारांश लिखें और कैसे रेखांकित अंशों की व्याख्या करें।
ये हम बता देंगे जिससे कि हम प्रैक्टिस करने लायक हो जाएंगे। नेक्स्ट दिन, अगले दिन हम ये क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म पे बात कर लेंगे। नेक्स्ट 3-4 दिन हमको लगेगा कम से कम पत्राचार पे, है ना, तो आधे कर लेंगे, इसमें प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। और फिर हम यहाँ पर हमको पढ़ाना कम है, यहाँ पर रटाना ज्यादा है। बात समझ में आई? तो पहला हफ्ता थोड़ा सा इस तरीके से हमारा व्यस्त रहेगा। उसके बाद में आप नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे। हाँ, परसों आपका एक टेस्ट होगा 13 तारीख को, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जिसमें जीएस हिंदी 150 क्वेश्चन में दूंगा। 120 जीएस रहेगा, 30 क्वेश्चन उसमें हिंदी के रहेंगे। सबको ये टेस्ट अनिवार्य रूप से देना है। पीसीएस भी आपको देना है तो वो फायदा ही करेगा। फुल लेंथ टेस्ट है, बैठने की हैबिट बनेगी, और 150 क्वेश्चन भी है, भले ही हिंदी के हैं 30, लेकिन 150 है, तो बिल्कुल पीसीएस वाले माहौल में। टेस्ट कैसे होते हैं ये लोग जानते हैं, हमारे यहाँ बिल्कुल ऑफलाइन वालों को वहां इतना तगड़ा माहौल नहीं मिलेगा जितना हम यहाँ रखते हैं। तो ये अब देखो, हर हफ्ते मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये आपकी आंसर राइटिंग रहेगी। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे। वेंसडे को ऑब्जेक्टिव वाला टेस्ट होगा, और सैटरडे को, हर सैटरडे को डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जितने भी हम लेंगे उसकी कॉपी चेक होगी, प्रॉपर उसमें मार्किंग होगी, जैसे हमने यहाँ पे मार्क्स दिए हैं आपको वैसे मार्किंग होगी उसमें। इवेल्युएशन बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस का इवेल्युएशन नहीं। प्रैक्टिस तो आप अपने मन से करेंगे, लेकिन जो ये हो रहा है टेस्ट सप्ताह में 2, तो इसका इवेल्युएशन और इसकी पूरी मार्किंग करके मैं चाहूंगा कि आप लोग मार्क्स जब मिल जाए तो उसमें एक दूसरे से क्या करें, कंपटीशन करें कि नीरज कहे हमारा ज्यादा आना चाहिए, है ना। और उसमें आएगा कैसे, पेपर में वोकैब और मुहावरे हर पेपर में रहेंगे, क्योंकि इसमें ये एक शब्द तैयार करने हैं ना, तो ये हर पेपर में रहेंगे। कभी गद्यांश रहेगा, कभी ये रहेगा, तो कभी ये रहेगा, कंप्यूटर भी रहेगा रेगुलर। 3 घंटे का पेपर, 2.5 घंटे का पेपर ये होता है ना, ऑब्जेक्टिव निकाल दो, तो हमारा पेपर 1 से 1.25 घंटे के बीच में होगा, है ना। वो समय मैं लिख दूंगा कि इतने मिनट का पेपर है, और उस पेपर को उतने मिनट में आप टारगेट करके करेंगे, यानी कि जस्ट हाफ पेपर ये होगा। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि रोज 2.5 घंटे का पेपर देना हर हफ्ते अभी सही नहीं है, हर हफ्ते ऐसे देना नहीं। और बाकी डेली प्रैक्टिस कम से कम आपको 40 से 45 मिनट करनी पड़ेगी पर डे। तो ये इस तरीके से आगे रन होगा, ठीक है। हाँ, क्लास का टाइम अभी हम सूचित कर देंगे, थोड़ी सी ऑफलाइन वाले लोगों से भी बात कर लें, और अपनी टीम से थोड़ी सी बात कर लें, फिर हम सूचित कर दे रहे हैं। लगभग यही 10 बजे के आसपास रहेगा, थोड़ा आगे पीछे जो भी अगर होगा तो मैं उस पर ऐप पर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से दिमाग में आप चीजों को रखिए, और यकीन मानिए 100 दिन आपने हमारे साथ ये काम कर लिया, हमारे साथ ना भी करें आप, कहीं भी 100 दिन ऐसा काम कर लें, अपने लिए आप करेंगे, उसके बाद एग्जाम आपका बिल्कुल अपने हाथ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें बचेगा कुछ नहीं। सिलेबस बहुत छोटा है, केवल प्रैक्टिस ही इसका एक जरिया है पास करने का। कहीं भी आप अपने आप भी कर लें, लेकिन दिक्कत ये आप अपने आप कर नहीं पाएंगे। कैसे, कहां से पेपर मिलेगा, कहां से कैसे चेक होगा, ये सब दुनिया भर की बात है। इसीलिए ये सारी चीजें होती है कि ऑर्गेनाइज वे में हम लोग कर सके। तो सबसे ज्यादा खुशी हमको तब होगी जब आप लोग टेस्ट ना दें, क्योंकि हमें कॉपी नहीं चेक करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे लोगों को मैं बैच में नहीं चाहूंगा। मुझे दुख मैं उठा लूंगा, मैं कष्ट सह लूंगा, मैं कॉपी चेक कर लूंगा, मैं आप लोग जितना लिखेंगे एक्स्ट्रा भी लिख के देंगे, मैं चेक करके आपको बता दूंगा, सब कुछ कर लूंगा, लेकिन आप लोग लिखें। जिन लोगों को मेहनत नहीं करनी है वो बैच में ना रहे, वो ज्यादा सही है। ज्यादातर टीचर्स की यही सोच होती है कि पहले मैं बोल दूंगा, उसके बाद में फिर कोई लिखेगा ही नहीं तो मैं क्या चेक करूंगा, चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं, हम लिखवाएंगे आपसे, और लिखवा के उसको चेक करेंगे, आपको बताएंगे जिससे आप सुधार कर सकें। तो मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए। मुझे सबसे बड़ी खुशी तब होगी जब वहां पे सचिवालय में बैठ के मुस्कुराओगे आप लोग, कहोगे ये देखो आ गए, मजा आ गया। है ऐसे हैं 50 लोग मुस्कुरा रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा आधा सचिवालय हमारा ही है। बहुत सारे लोग बताते हैं 400 सीटों में 250 हमारे यहाँ सिलेक्शन में, हमारे यहाँ इतने नहीं होते हैं, हमारे यहाँ दर्जन के अंदर ही रहते हैं, लेकिन जो होते हैं वो रियल होते हैं, है ना। और आप लोग जब वहां पहुंचो, यही सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य। वहां जब पहुंचो तो बस एक मुस्कान के साथ हमको आईएएस प्रेप को याद करोगे, वो वही मेरे लिए बहुत है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग सारे लोग पहुंचो, है ना। मम्मी पापा आपके चाहते होंगे, उसके बाद मैं ही एक हूं, उतना आप भी नहीं चाह रहे होंगे, क्योंकि आप मेहनत नहीं करना चाह रहे हो, और हम मेहनत करवा के रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये एक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कर लिया, लेकिन ये बड़ा जरूरी था इंट्रोडक्शन, क्योंकि एक दिमाग में खाका तो बन ही गया। निबंध का एक दिन और हम अलग से डिस्कशन रखेंगे।
और निबंध शुरुआत भी करेंगे, इसी हफ्ते शुरू हो जाएगा, तो उस पर व्यापक चर्चा पूरी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, थैंक यू।